हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज आप सभी का टेस्ट होने वाला है, टेस्ट नंबर आपका 7। इसके पहले टेस्ट नंबर 6 तक आपका हो गया है। तो जो लोग पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें डीएलएड का भी 4 टेस्ट हुआ था और 2 टेस्ट आपका समान अध्ययन का कराया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट था, वो आपको देख लीजिएगा। पूरे 75 सवाल का आपको पिछले टेस्ट कराया गया था, ठीक है। और डेली जो आपकी चलती है क्लास, वो रात में 9 बजे से आपकी क्लास चलती है दोस्तों। तो सारे जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के अनुसार ही आपको सारा सवाल लिया गया है। जो भी सवाल है, ये 8 यूनिट आप लोग को जो पढ़ना है उसी में आपको सारे सवाल ये लिए गए हैं। तो सारे सवालों को आपको क्या करना है, रट लेना है और एग्जाम में यही सिलेबस के अनुसार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये नंबर भी आपको दिया गया है जहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ से पीडीएफ है, नोट्स है डीएलएड का, आप ले सकते हैं और इसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आप उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं जितना अधिक हो सके, ठीक है। इसमें आपको 399 आपको चार्ज लगेगा, उसके बाद ही आपको पीडीएफ वगैरह मिल पाएगा, है ना। और जो लाइव क्लास होती है रात्रि में 9 बजे से, वो मिल पाएगी आपको, ठीक है। तो 399 जो नए शिक्षक है उनके लिए लगेगा, और जो पुराने शिक्षक अगर जुड़ना चाहते हैं फिर से, तो उनको मात्र 201 रुपये पे करना होगा। तो कैसे पे करना पड़ेगा, तो वही जो आप पिछले बार पे किए थे फोन पे, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पे, तो उसी आपको पे करना होगा। और जो भी पेमेंट करेंगे तो इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है जहां आपको पीछे जितना क्लास हो गया है उसका सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और आगे जो क्लास होगी वो आपको मिलते रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 7 का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा और जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। जी हाँ, तो अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन देखिए नीचे दिया गया है, जल्दी से आप इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, ठीक है। ऑप्शन आपको पढ़ना है और इसको फटाफट आपको जवाब देते चलना है। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है, क्या कार्य करती है जल्दी से आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि छात्रों की स्मरण शक्ति को पैना करती है, मतलब तेज करती है, या फिर पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करने का कार्य करती है, या छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का कार्य करती है, या फिर छात्रों को एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाने का कार्य करती है। तो एक ही दिशा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। स्मरण शक्ति को पैना करती है, गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है दोस्तों अभिप्रेरणा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति क्या कहलाती है। बताइए, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति क्या कहलाती है। मध्य अभिप्रेरणा कहलाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, या बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है, क्या होगा दोस्तों दूसरा का। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा, इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको 9 बजे से डेली क्लास मिल सके दोस्तों। आप देखिए, क्लास आप बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, है ना, बिल्कुल फ्री है क्लास। लेकिन आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा आपको चार्ज देना पड़ेगा, तभी आपको ये मिल पाएगा, ठीक है। तो क्लास फ्री लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली 9 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है। ठीक है, तो बाह्य अभिप्रेरणा में वो तत्व कौन से हैं जो सहायक नहीं होते हैं। पुरस्कार, आदर्श, प्रशंसा या निंदा। थर्ड का आंसर हो जाएगा दोस्तों, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ए बी सी डी में क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निंदा। तो निंदा जो है ना, ये बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक थोड़ी करेगा, है ना, निंदा सहायक नहीं करता। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 नंबर, कह रहा है कि अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान कौन सा नहीं है ना। कौन सा अवधान यहाँ पर अभिप्रेरणा से नहीं है। बुद्धि, अभिक्षमता, सामाजिक योग्यता, अभिवृत्ति। देखिए तो आपको आंसर पता चल गया होगा, है ना। सामाजिक योग्यता रहता तो ये सही था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, सामाजिक अयोग्यता कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत चीज है कि नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, इसमें कुछ सोचना ही वाली बात नहीं है।
है ना। तो इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही अच्छा सवाल है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले एक चीज नहीं, बहुत सारे कारक है, जैसे कि शारीरिक और स्वास्थ्य, है ना, मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का कैसा है, शारीरिक बनावट कैसा है, ठीक है, या सीखने की इच्छा बच्चे की कितनी है, या भी अभिप्रेरणा बच्चे में कितनी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, है ना, एक से अधिक आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 नंबर। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा चलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टोटल 75 प्रश्न हमें यहाँ पर करना है। थोड़ा सा फास्ट चलिएगा तब तो हो पाएगा, है कि नहीं। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है, फटाफट जवाब दीजिए, है ना। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है, नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, या अभिभावकों से शिकायत करना। देखिए, अच्छा भाषण देना ये नहीं उचित हो लाइन है, अभिभावकों से शिकायत करना ये भी अभिप्रेरणा प्रदान करने का उत्तम उपाय नहीं है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा नवाचारों का प्रयोग, है ना, कुछ नया सीखने, है ना, कुछ नया सीखना चाहिए, वही तो अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए बहुत सारे लोग डी मार दिए, काहे मार दिए, बिल्कुल गलत है डी आपका, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 नंबर। 7 नंबर है कि कक्षा अधिगम में प्रेरणा होती है, बताइए कक्षा अधिगम में दोस्तों प्रेरणा क्या होती है, सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, या दोनों होती है, या कोई नहीं होती है। देखिए, जो बच्चों को प्रेरणा दी जाती है ना, तो प्रेरणा तो एक तो पॉजिटिव भी होता है, एक निगेटिव भी होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहां से क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा दोस्तों प्रेरणा में आपका, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है ना। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है ना। जो आपको सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको आप क्या करना है, प्रेस करना है, सिर्फ एक बार, डेली नहीं करना है, ओनली 1 टाइम, वो आपको सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर डेली आपको वीडियो मिलने लगेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। 8 नंबर है कि निम्न के अभाव में प्रेरणा की अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। किसके अभाव में दोस्तों, है ना, किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है ना, किसके अभाव में, प्रोत्साहन के अभाव में प्रेरणा प्रारंभ नहीं होगी, या आवश्यकता का अभाव में, या प्रणोदन के अभाव में, या दंड के अभाव में। क्या होगा दोस्तों, किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती, तो वो हो जाएगा आवश्यकता की प्रक्रिया। किसके अभाव में, तो आवश्यकता के अभाव में दोस्तों, है ना, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। अब जो भी बी मारे हैं भाई साहब वो बिल्कुल सही है ना। तो आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 9 नंबर। निम्नलिखित में से क्या प्रभावशाली बालक का गुण नहीं है। अब जो बहुत सारे बच्चे प्रभावशाली बालक होते हैं तो उसका कौन सा गुण नहीं है ना। तो विशाल शब्दकोश, ये तो बिल्कुल सही है, तो गुण होता है प्रतिभाशाली बालक में, है ना। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, ये भी होती है। दैनिक कार्यों में विभिन्नता, ये भी मतलब उसमें गुण होता है। लेकिन ये है सुस्त मानसिक प्रक्रिया, तो ये जो प्रक्रिया है दोस्तों ये पिछड़े बालक की प्रक्रिया है ना। ये सुस्त मानसिक जो प्रक्रिया है ये पिछड़े बालक का है, प्रतिभाशाली बालक में इस प्रकार का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 10 नंबर कि निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का संकेत है। अब प्रतिभाशाली बालक का क्या संकेत होता है, सृजनात्मक विचार, बिल्कुल सही बात है ना। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं सृजनात्मक विचार हमेशा करते हैं, जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अभिव्यक्ति में नवीनता होती है उनमें, ये भी सही है। तो हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, है ना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। तो ये कथन किसका है, बताइए ये कथन किसका है ना। बहुत ही बढ़िया ये कथन है, और ये कथन किसका हो जाएगा, पियाजे, हेविंगहर्स्ट, या कोहलबर्ग, या स्कीनर। भाई साहब इसका जो आंसर होगा वो हेविंगहर्स्ट का होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर।
ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये तो आपको रटना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, 1 नंबर का सवाल है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है ना, आईक्यू कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। किसके अनुसार, तो टर्मन महोदय के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसके आईक्यू लेवल कितना होता है ना। आपका आईक्यू लेवल कितना है बताइए तो, सामान्य बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है, एक प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है, पिछड़े बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है ना। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल 140 से अधिक होता है। ठीक है, याद रखना, जो सामान्य बालक होते हैं ना उनका 100 से लेकर के 110 तक होता है। ठीक है, जो पिछड़े बालक होते हैं दोस्तों उनका 100 से कम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि, जल्दी से बताइए 13 का आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 100 होती है, 120 होती है, 60 होती है या 90 होती है। देखिए पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि दोस्तों यहां पर न ही 100 होगा और न ही 120 होगा, 90 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। यानी कि 100 से जिनका कम होता है बुद्धि लब्धि वो पिछड़े बालक में गिनती आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर, निम्न में से बालकों के पिछड़ेपन का कारण क्या है, बताइए। जो बच्चे हैं इनके पिछड़ेपन का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, शारीरिक कारक, है कि नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इस कारण को क्या करना है, हमें दूर करना है बच्चों में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, है कि नहीं, बहुत सारे कारण है ना, 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका सवाल नंबर है 15 नंबर, कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। कैसे कीजिएगा प्रतिभाशाली बालक की पहचान, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा करेंगे, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा करेंगे, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा करेंगे। बिल्कुल सही है, ये सारे परीक्षण है, और भी परीक्षण है दोस्तों, है ना, ये नहीं कि ये 3 ही परीक्षण है ना, और भी बहुत सारे परीक्षण है जिससे हम प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर लेंगे कि ये बच्चे क्या है, प्रतिभाशाली है, पढ़ने में काफी तेज है, सृजनशील है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 16 नंबर। 16 नंबर है कि प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती है ना, इसकी जो इंद्रियां होती है वो कैसी होती है, सामान्य होती है ना। जब प्रतिभाशाली है तो सामान्य काय होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तीव्र होती है या उदात्तीकरण होती है, तो बिल्कुल सही तीव्र होती है ना। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी इंद्रियां काफी तीव्र होती है, तब तो ही प्रतिभाशाली है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं दोस्तों, है ना। वो कौन सी अवस्था है ना, जिसके जो लक्षण होते हैं ना वो क्या होते हैं, शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं, बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के या प्रौढ़ावस्था के। देखिए तो जो किशोरावस्था उम्र होती है दोस्तों, है ना, ये तूफान की उम्र कही जाती है इसमें, और यही जो उम्र है दोस्तों ये प्रतिभाशाली बालकों में जो शीघ्र दृष्टिगोचर होता है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 18 नंबर। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि आपकी कक्षा का एक छात्र गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप किसको जिम्मेदार मानिएगा, उसकी अंतः इच्छा की या फिर उसकी सामाजिक वातावरण का, उसका आपके प्रति देश का, कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का। देखिए इस प्रकार के बच्चा कुछ कुछ होते हैं, है ना। तो ये इसका प्रभाव उस पर कहां से पड़ा, समाज से प्रभाव पड़ा। वो किस समाज में रह रहा है बच्चा, है ना, वो बच्चा किस समाज में पल रहा है, बढ़ रहा है, किसके साथ वो आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ खेल रहा है, ये प्रभाव पड़ा है दोस्तों। यानी कि सामाजिक वातावरण का उस बच्चे पर प्रभाव पड़ा है ना। कहीं ना कहीं उसके जो दोस्त हैं वो इस प्रकार का कार्य करते होंगे, तो आपको भी अपने बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो उम्र ही होता है कि सब में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान चला जाता है ना, पढ़ाई पे कम और गलत चीज़ों पे ज़्यादा जाता है, तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर, निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है, बताइए वो कौन सा कारक है ना, वो कारक बताना है जो बालक में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु, प्रसार के लिए क्या है तो जरूरी है ना। तो अधिकतम हम अधिगम को प्रसार कैसे कर सकते हैं, कह रहा है कि अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि लागू करके, या कक्ष में अधिकाधिक कार्य करके, या फिर गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता,
आप ज़्यादा गृह कार्य दे दीजिएगा तो क्या उससे बच्चा ज़्यादा तेज हो जाएगा? नहीं, है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। उसकी व्यक्तिक जो रुचि है उसको क्या करना है, हमें बढ़ाना है ना। जो बच्चे की व्यक्तिक रुचि है अध्ययन में, उसके प्रति अगर हम बढ़ा दें तो वो खुद ब खुद मतलब कि आगे बढ़ जाएगा, वो तेज हो जाएगा पढ़ने में, प्रतिभाशाली बनेगा। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि कक्ष में बालकों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्ति कारक क्या है? अब कक्षा में बच्चों को दोस्तों, बालकों को हम एकाग्र कैसे करें, क्या करें कि बच्चे एकाग्र बुद्धि हो, है ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र दे, नहीं, वस्त्र देने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। शिक्षक की सुव्यवस्थित भाषण तो ठीक है, लेकिन उससे एकाग्र बुद्धि नहीं होगा, है ना। छात्रों में जिज्ञासा का विकास करना है, या शिक्षक की जोरदार आवाज भी गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनमें जिज्ञासा का विकास अगर कर देते हैं तो बच्चे खुद ब खुद वो क्या हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, है कि नहीं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 नंबर। 20 नंबर है कि बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है, जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। बिल्कुल सही बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ये लाइन किनका है दोस्तों, ये कथन किनका है, ये आपको बताना है कि जो बच्चे का दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो बिल्कुल कोरा कागज होता है कि नहीं, स्लेट के समान होता है। आप जो उस पर लिखिएगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये कथन जो है, ये कथन है हमारे लॉक जे का, है ना, ये कथन है हमारे लॉक जे का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो मनोविज्ञान है दोस्तों, ये व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कथन किसका है, ये प्रतिपादन मतलब इस वाक्य का प्रतिपादन कौन किए हैं, इस भाषा का प्रतिपादक कौन है? क्या होगा, ई वाटसन है, या जेम्स ड्रेवर है, या वुडवर्थ है, या चार्ल्स स्किनर? देखिए, इस प्रकार के सवाल आपको क्या करने पड़ेंगे, तो याद करने पड़ेंगे। नहीं याद कीजिएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका वाटसन महोदय, है ना, ई वाटसन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 नंबर। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन कैसे करेंगे? मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा, या फिर अंतरंग विधियों के द्वारा, या फिर बहिरंग विधि द्वारा, या फिर निरीक्षण के द्वारा? तो इसको हम करेंगे दोस्तों कैसे, OABCD क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा अचेतन का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जितने सवाल है ना, मैं सिलेबस से ही लिया हूं, बाहर नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरा सवाल को एक बार 2 बार जरूर देखना है। अगर आप ग्रुप में है तो PDF के माध्यम से पढ़ लीजिए, अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, है ना। थोड़ा सा चार्ज लग रहा है, ज़्यादा चार्ज तो ले नहीं रहे हैं कि हाँ भाई 2-4 हज़ार रुपया लग रहा है ना, मात्र 300-400 रुपया लग रहा है, ठीक है। जो पहले से जुड़े उनका मात्र 200 रुपया लग रहा है ना। अगर उतना में अगर आपका रिजल्ट बन जाता है, रिजल्ट हो जाता है, प्रधान शिक्षक बन जाते हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि नहीं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता हैं आपके सिगमंड फ्रायड महोदय, है ना, सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 25 नंबर। प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है दोस्तों, है ना। सबसे पुरानी विधि कौन सी है अध्ययन की, है ना। अंतरदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति विधि, विकासात्मक विधि। तो सबसे पुराना विधि इसमें है अंतरदर्शन विधि, है ना। अंतरदर्शन विधि जो है दोस्तों, ये सबसे पुराना विधि है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर, है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, है ना, वुडवर्थ महोदय सबसे पहले किस चीज का निर्माण किए? प्रश्नावली का, या फिर निर्धारण मापनी का, या साक्षात्कार का, या फिर बुद्धि परीक्षण का? तो सबसे पहले इन्होंने वुडवर्थ ने मापा था दोस्तों प्रश्नावली, है ना, याद रखना है, प्रश्नावली को वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर की सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है ना। तो सृजनात्मकता के विकास में कौन सी चीजें सहायक नहीं है? तो खेल तो सहायक होता है ना। खेलने से, खेलना तो बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। खेलने से क्या होता है, शारीरिक मानसिक बहुत चीजों का विकास होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों को खेलना बहुत जरूरी है ना। और भाषण, है ना, ये गलत बात है ना। भाषण से सृजनात्मकता का विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 नंबर। 28 सवाल कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए। अब शिक्षा कार्यक्रम में क्या होना चाहिए, कौन से बालक?
तो बालक पर भी ध्यान देना है जो प्रतिभाशाली बालक हो, है ना। कक्षोन्नति होनी चाहिए या फिर विशिष्ट पाठ्यक्रम होनी चाहिए या पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए या उपयुक्त सभी होनी चाहिए। देखिए इसका जो आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है। देखिए जो प्रतिभाशाली बालक है उनके विशिष्ट पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, है ना, कक्षोन्नति भी होनी चाहिए, सहगामी क्रियाएं भी होनी चाहिए, तब तो बच्चे और आगे बढ़ेंगे। आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, है ना, 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर। 29 सवाल कह रहा है कि आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा जो है वो विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है ना। एक बच्ची है जो आपकी कक्षा में बहुत सारी जो क्रियाएं होती है वो उसको जानने के लिए क्या रहती है, बहुत उत्सुक रहती है। तो आपकी उसकी इस प्रक्रिया का प्रतिक्रिया कैसी होगी? अगर वो बच्ची ऐसी कर रही है तो आपकी कैसी प्रतिक्रिया होगी? आप एक शिक्षक है। तो मीरा एक पिछड़ी बालिका है, बिल्कुल गलत बात है। मीरा पिछड़ी बालिका नहीं है। मीरा क्या है दोस्तों? तो मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ये भी गलत है। मीरा को खेलना पसंद है, ये भी गलत है। मीरा कैसी बच्ची है? तो एक सृजनशील बालिका है ना, एक सृजनशील बालिका है, यानी उसका दिमाग काफी तेज है, वो सृजनशील बालक है, ठीक है। इसीलिए वो क्या करती है, वो कुछ भी मतलब कि कक्षा में होता है तो तुरंत मतलब कि बहुत उत्सुक रहती है पूछने के लिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से सृजनात्मकता का सिद्धांत कौन सा नहीं है? सृजनात्मकता का सिद्धांत कौन सा नहीं है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अस्तित्ववाद सिद्धांत, बाह्य दृष्टिवाद या साहचर्यवाद। तो कौन सा नहीं है सृजनात्मकता का सिद्धांत? तो बाह्य, है ना, बाह्य दृष्टिवाद जो है ये सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर की किसी बालक में सृजनात्मकता की जांच करने का उपयुक्त साधन बताना है ना। सृजनात्मकता का हम मतलब कि हम जांच कैसे करेंगे, है ना। कोई भी जो बच्चा है उसमें सृजनात्मकता की जो हम जांच करेंगे तो बहुत सारे जांच करने के उपाय है, जैसे कि निरंतरता का परीक्षण करेंगे या फिर लोचनीयता का परीक्षण या फिर मौलिकता का परीक्षण। आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी परीक्षण के द्वारा दोस्तों हम सृजनात्मकता की माप कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया भाई साहब, तो लाइक तो कर दीजिए, है ना। जितने लोग हैं लाइव तो कम से कम लाइक कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों को, है ना। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने मित्र को, जो भी आपके मित्रगण हैं उनको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, है कि नहीं। आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर की एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, है ना। एक पिछड़े बालक के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? कठोर तो होना ही नहीं चाहिए, जो ऑप्शन खत्म है उसको खत्म कीजिए, है ना। उपेक्षापूर्ण भी नहीं होनी चाहिए, सहानुभूति भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पिछड़े बालक के प्रति। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, है ना। इसमें से डी नंबर हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर। कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ बालक झूठ बोलते हैं, आप उनकी इस आदत को छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? है ना, झूठ बोलते हैं, कहेंगे बच्चा कल आया था, हाँ सर कल आए थे, कल काहे नहीं आया था? तो माथा दर्द दे रहा था, तबीयत खराब था, है ना, वहाँ गए थे, ये किए थे, वो किए थे, बहुत सारा झूठ बोलता है। तो उसको क्या करेंगे? तो उसके हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। कक्षा में जो बालक सत्य बोलते हैं उन्हें क्या करेंगे? पुरस्कृत करेंगे, ताकि वो उससे थोड़ा सा प्रेरणा ले, है ना। सभी बालकों को झूठ बोलने की हानि के विषय में समझाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से अधिक सभी सही है। बहुत सारे उपाय हैं जिससे बच्चा को हम सिखा सकते हैं, है ना, कि बच्चा ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 नंबर। 34 कह रहा है कि पाठ शिक्षण के दौरान आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, और उनके समक्ष पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करते हैं, है ना। आप पाठ कराते हैं, है ना, और छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और उनके समक्ष क्या करते हैं? तो पाठ सामग्री का प्रस्तुत करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो इसीलिए करते हैं कि इसीलिए कि पाठ योजना में क्या वर्णन है, या फिर इसीलिए कि बच्चों को भली भांति समझ में आ जाए, या फिर इसीलिए कि बाद में छात्रों को गृह कार्य दिया जाए, या फिर उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से, ताकि उन्हें रुचि पैदा हो और वे खुलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सके। देखें आंसर निकल के आ गया और आप लोग भी फटाफट आंसर देने लगे। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि अध्यापक को जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? लड़कियों के अभिभावकों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना, या फिर विवाह के लिए सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराना, या फिर लड़कियों में शिक्षा का विस्तार करना, या बच्चों की जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना।
तो देखिए, अध्यापक को जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 सवाल कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आप निम्न में से किसको मतलब कि किसका सुझाव देंगे, है ना। अनौपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, तो अनौपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आप किसका सुझाव देंगे? तो अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ग्रहण करना, या फिर विभिन्नकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग, या फिर 14 वर्ष की आयु के नीचे छात्रों के प्रवेश पर रोक, या विषय वस्तु के शिक्षण हेतु कठोर समय सारणी लागू करना। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। तो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक है उसकी कौन सी समस्या नहीं है? तो असफलता का भय ना होना। भैया असफलता का तो भय होता ही है जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, है ना। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है आप लोग को? हाँ ऑप्शन दिख रहा है। असफलता का भय ना होना, ऐसे कैसी बात है? गलत कहा था, यही तो गलत हमसे पूछ रहा था, है ना। कौन सी समस्या नहीं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। धीमी गति से सीखता है, ठीक है, आत्मविश्वास में उनकी कमी होती है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत हमसे पूछ रहा था, ध्यान देना है क्वेश्चन पर भी, है ना। एग्जाम में नहीं देखते हैं और आपका नहीं हो जाता है, इसीलिए नहीं को ध्यान देना, है ना। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 कह रहा है कि आपकी कक्षा का एक बालक जो है दोस्तों वो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है ना। आप उसकी मानसिक समझ का विकास करने के लिए निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो क्या करेंगे? उन्हें अधिक गृह कार्य देना शुरू कर देंगे। भैया गृह कार्य दीजिएगा तो वो तो और गड़बड़ा जाएगा, है ना। उन्हें कम गृह कार्य देना शुरू करेंगे, उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ देंगे, गलत है। आंसर हो जाएगा कि बच्चा को क्या करेंगे? उन्हें गृह कार्य हम कम देंगे, थोड़ा सा देंगे, है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, पेडागोजी में यही चीज हमें ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव चीज पर चलना है, निगेटिव पर जाना ही नहीं है ना। जो भी पॉजिटिव आंसर हो उस पर चलना है दोस्तों, निगेटिव ऑप्शन पे नहीं जाना है। निगेटिव पे जहां गए तो आप निगेटिव हो जाइएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इस प्रकार से भी अगर आपको नहीं कभी भी पढ़े हैं पेडागोजी, फिर भी आप 75 में 50 ला सकते हैं, है ना। आपको चारों पांच जो भी ऑप्शन है आपको सभी पढ़ना है और हमेशा पॉजिटिव चलना है, निगेटिव में आपको नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। निम्न में से यह कथन सत्य है। किसका कथन सत्य है ना। ये जो कथन दिया गया है ये सत्य किसका है? स्किनर का, ड्रेवर का, क्रो एंड क्रो का, है ना, या फिर लैडेल का। ये जो कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, लैडेल महोदय का ये कथन है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जो भी कथन वगैरह है वो आपको रटना पड़ेगा, बिना रटे हुए कोई उपाय नहीं है ना। कोई उसका जन्म घुट्टी नहीं आता है कि हम पिला दे घोर के, है ना, वो तो रटना पड़ेगा। कह रहा है 40 नंबर की आपकी कक्षा में 2 छात्र क्या है दोस्तों? नेत्रहीन है। उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? है ना, नेत्रहीन बालक है तो कौन सा लिपि लगाएंगे? बहुत बढ़िया, ब्रेल लिपि लगाएंगे। और कौन लिपि लगाएंगे? है ना, यही तो लिपि है जिसको जो नेत्रहीन मतलब कि नेत्रहीन जो बालक है उसको ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। लुई ब्रेल के द्वारा इसका स्थापना मतलब कि शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है 41 नंबर। कह रहा है कि छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु क्या करना चाहिए? है ना, जो बच्चे हैं अपने ज्ञान का जीवन प्रयोग हेतु क्या करना चाहिए? तो नवीन उदाहरण देंगे, या फिर शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरण पर बल देंगे, या फिर गृह कार्य पर बल तो नहीं देंगे। उपरोक्त तो सभी भी गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी कि शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरणों पर हम क्या देंगे दोस्तों? बल देंगे, है ना, जोर देंगे। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। कह रहा है कि पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है ना। जो पाठ्य है उसको भली प्रकार से क्या करना है? स्मरण करना है। तो कौन सबसे उचित है? पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराएंगे, या फिर सही उत्तर को पुनर्बलित करेंगे, या पाठ्य वस्तु पर कक्षा के प्रश्न हल करवाएंगे, या गलत उत्तर का दंड देंगे। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा कि सही उत्तर को पुनर्बलित करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43 नंबर। 43 कह रहा है कि छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, है ना। आप क्या उपाय करेंगे? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे छुटकू, है ना, तो वो लंबे और कठिन शब्द का उच्चारण करते हैं नहीं, तो ला के बोलता है बच्चा, है ना। जो 2 साल 3 साल का बच्चा है उससे बात करवाइए, है ना।
हल्का हल्का तो बोल लेगा लेकिन कठिन शब्द वो नहीं बोल पाता है। तो क्या करेंगे, तो उसको करेंगे सही। क्या नंबर है, 43 नंबर। हाँ, ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे या फिर ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांट कर बुलवाएंगे। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का उदाहरण लेंगे नहीं। आंसर दोस्तों हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। अच्छा, ए और सी होगा। अच्छा, इसमें ए और सी आंसर होगा दोस्तों, है ना। ये बी नंबर गलत है ना। ये मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे, ये सही है ना। ये भी सही है, ए और सी सही हो जाएगा, है ना। इसको आप गलत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। वह मनोवैज्ञानिक जिसने विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभक्त किया है, बताइए वो मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों, जो विकास की प्रक्रिया को क्या किया है, 5 भाग में बांटा है। हैंसन है, जॉनसन है, लॉस्की है या हरलॉक है। तो ये जो हैं ये हैं आपके हरलॉक महोदय, है ना। हरलॉक महोदय हैं जो दोस्तों विकास की प्रक्रिया को 5 भाग में बांटे हैं। और अगला प्रश्न है कि आपका 45 नंबर, और 45 नंबर वही सवाल है जो आपको 44 नंबर था, उसी से संबंधित सवाल है। प्रश्न कह रहा है कि हरलॉक के द्वारा विकास प्रक्रिया का किया गया वर्गीकरण कौन सा है। अभी ने बताएं 5 भाग में बांटा था, ये 5 भाग कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। हम नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है, जल्दी से जवाब देना है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तो विकास की जो 5 प्रक्रिया थी, सबसे पहले गर्भावस्था होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नवजात अवस्था होगा, उसके बाद क्या होगा, शैशवावस्था होगा, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो गर्भावस्था, नवजात हो जाएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये देखिए गलत है। इसमें जो 5 भाग में बांटे थे, है ना, लगेगा आपको कि ये भी सही है, लेकिन ये गलत है ना, ये भी गलत है। गर्भावस्था, बाल्यावस्था, नहीं, ये भी गलत है। देखिए, गर्भावस्था के बाद आएगा नवजात अवस्था, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, और लास्ट में आएगा दोस्तों आपको प्रौढ़ावस्था, है ना। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, लास्ट में आपका प्रौढ़ावस्था, इस अनुसार से इन्होंने ये बांटा था। तो जो भाग जो बांटे हैं वो आपको बताना है, क्योंकि सही लगेगा आपको ये भी सही है। ठीक है, लेकिन इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा 46 नंबर, कह रहा है कि विकास के मुख्य पक्ष होते हैं। विकास के कितने मुख्य पक्ष होते हैं, 46 का बताइएगा। देखिए, विकास के मुख्य पक्ष जो होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन हरलॉक महोदय के द्वारा विकास प्रक्रिया को 5 भाग में बांटा गया है, लेकिन मुख्य पक्ष होते हैं 6, याद रखना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि जब बालक अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता प्रदान कर लेता है तो उसको तो कहा जाता है, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे दोस्तों, सामाजिक विकास हो रहा है या संवेगात्मक हो रहा है या सामाजिक संवेगात्मक दोनों हो रहा है। 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल सही, कि उस बच्चे में क्या हो रहा है, सामाजिक और संवेगात्मक दोनों प्रकार का विकास हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48 नंबर। 48 नंबर है कि विकलांग बच्चों के शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, बताइए। जो विकलांग बच्चे हैं, है ना, जो दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग नहीं कहना है उनको, क्या बोलना है, दिव्यांग बच्चे, है ना। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनके शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, तो आंसर क्या होगा, 48 का हो जाएगा दोस्तों प्रयुक्त शिक्षण तकनीक, है ना। प्रयुक्त शिक्षण तकनीक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा था, तो प्रयुक्त शिक्षण तकनीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर की आपकी कक्षा का एक छात्र राजू जो मानसिक तौर पर एक पिछड़ा हुआ बालक है, आप उसे निम्न में से किस प्रवृत्ति में रखेंगे, है ना। जो राजू है ना, वो पिछड़ा हुआ बालक की प्रवृत्ति में है, तो उसको आप किस में रखेंगे, है ना। मानसिक तौर पर एक पिछड़ा हुआ है, तो इसको हम रखेंगे दोस्तों आपका किसमें, संवेदनशील बालक में, है ना। इसको संवेदनशील बालक में हम श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर। तो आर शतक हम लोग पूरा कर लिए, वाह, हम लोग आर शतक पूरा कर लिए। और तो आप लोग भी जल्दी से जवाब दीजिए 50 नंबर का कि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे शारीरिक रूप से क्या हैं, निःशक्त हैं, और कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त हैं, तथा बाकी बच्चे क्या हैं, सामान्य हैं, है ना। इस प्रकार के कक्षा में होते हैं बच्चे। कहेगा आपके अनुसार उन्हें कक्षा में बैठने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी, है ना। कैसे आप बच्चे को बैठाइएगा दोस्तों, तो कह रहा है कि बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, बिल्कुल सही। अगर बच्चा क्लास में शारीरिक रूप से निःशक्त है या मानसिक रूप से है
है ना, तो बच्चा को कहीं भी बैठाइए, है ना, ऐसा नहीं कि उसको आगे बैठाना है पीछे बैठाना है, बच्चा को जहाँ इच्छा करे बैठ सकता है, समावेशी शिक्षा उसको देना है दोस्तों। तो ए नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए नंबर ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि शारीरिक रूप से बच्चों को सबसे आगे बैठाएंगे, ये गलत है ना, क्या करेंगे, जिसको जहाँ इच्छा हो बैठ सकता है, कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 51 नंबर, कह रहा है कि एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है ना, गृह कार्य देने के, है ना, गृह कार्य देते हैं तो हमको तो बच्चा का तो ठीक है, लेकिन गृह कार्य भी उसी अनुसार से देना है बच्चों को, है ना, तो इसका विचार, आपका क्या विचार है, 51 का आंसर क्या होगा। तो अधिक मेधावी बच्चों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत बात है। मंद बुद्धि वालों को अधिक देना चाहिए, भी गलत है। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है, भी गलत है। गृह कार्य बच्चों की क्षमता और उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए, भी आपको बताया ना, गृह कार्य देना है उसकी क्षमता के अनुसार, बच्चे की योग्यता के अनुसार देना है ना। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर, कि आपकी कक्षा का एक बच्चा बोलते समय हकलाता है ना, इस प्रकार के होता है, कार्य कक्षा में आप उससे खड़ा होकर पाठ को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो आप उस बालक का सहयोग कैसे करेंगे, बताइए कैसे सहयोग करेंगे। तो बालक को हकलाने से पहले ही उचित शब्दों का उच्चारण करेंगे या कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जिससे कि उस बालक में स्वयोग्यता का विकास हो। देखिए, जो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन लगेगा दोस्तों, आपको उसको टिक कर देना है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53 नंबर, कह रहा है कि सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की करता है। 53 नंबर है कि सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या करता है, तो पहचान की समस्या करता है, या फिर सामंजस्य, या फिर पुनर्व्याख्या, या फिर परिहासप्रियता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनर्व्याख्या। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व क्रिया का महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। व्यक्तित्व क्रिया का महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, कक्षा प्रसंग, स्वप्न विश्लेषण, साक्षात्कार। तो इसका आंसर क्या होगा, साक्षात्कार, है ना, साक्षात्कार हो जाएगा, व्यक्तित्व क्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 नंबर, कह रहा है कि नियंत्रित निरीक्षण की आवश्यकता विधि है। नियंत्रित निरीक्षण की आवश्यकता विधि कौन सी है। तो नियंत्रित निरीक्षण की आवश्यकता विधि है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिएगा कि मनोविश्लेषण विधि आवश्यक होती है। तो मनोविश्लेषण विधि आवश्यक होती है किस चीज में, स्वप्न विश्लेषण में, साक्षात्कार में, या कक्षा प्रसंग में। 56 का क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा स्वप्न विश्लेषण में, ठीक है, मनोविश्लेषण विधि होती है स्वप्न विश्लेषण में आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर की कक्षा प्रसंग के लिए आवश्यक विधि है ना, कक्षा प्रसंग के लिए आवश्यक विधि कौन सी है, वस्तुनिष्ठ, मनोविश्लेषण, या फिर जीवन इतिहास विधि, या फिर प्रक्षेपण विधि। क्या होगा 57 का, देखिए 57 का हो जाएगा आपका प्रक्षेपण विधि, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रक्षेपण विधि। 58 नंबर कह रहा है कि बच्चों के 58 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि बच्चों के व्यक्तिगत विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, नहीं पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा ना, है ना, तो नहीं देना चाहिए, कौन सा ध्यान नहीं देना चाहिए, तो बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना चाहिए, ये तो सही है। बच्चों में नैतिक मूल्यों के भाव को जागृत करना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना चाहिए, पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना चाहिए। बच्चों को व्यक्तित्व को मान्यता न देना चाहिए। देखिए, डी नंबर भी आपका गलत है ना, डी नंबर ही गलत है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर, इसमें देखिए सी नंबर में भी थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन इसका आंसर डी ही होगा। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। 59 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्तिगत विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है ना, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर जल्दी से होगा कि बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, या घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव, या फिर संवेगात्मक सुरक्षा की बालक में आंशिक योग्यता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। बी नंबर आपका क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर।
60 नंबर प्रश्न है कि बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु उपयुक्त उपाय कौन से हैं। तो अधिगम प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए जो उपाय अपनाएंगे कि बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाएगा, ठीक है। स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करेंगे, ये भी सही है। अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकाग्र किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 61 नंबर, कह रहा है कक्ष में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए आपके विचार से एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। तो विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक विधियां होनी चाहिए। इसमें भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि नहीं, सभी गुण होने चाहिए। और भी बहुत सारा गुण है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, कह रहा है कि दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है। जो दृष्टि दोष बालक होते हैं, कौन सा विकार उसमें नहीं होता है। तो आंख के बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ना, ये तो विकार होता है ना। ये तो होता है ना कि जिसका आगे है आंख को बार बार मलना, ये भी होता है। शरीर के अंगों में अवांछित हलचल करना, ये गलत है, क्योंकि उसका आंख खराब है तो शरीर के अंग में काहे हलचल करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका। अगला प्रश्न है 63 नंबर, कह रहे आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन जो है वो बोलते समय क्या करता है, तो हकलाता है। आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे, क्या करेंगे आप, वो हकला रहा है तो, है ना। कह रहा है कि उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, ठीक बात है। या फिर प्रधानाचार्य शिकायत नहीं करना है, उसको कक्षा से बाहर भी नहीं करना है, ये सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आपका। क्या करेंगे, तो गलत आदतों पर नियंत्रण करवाएंगे, है ना, अध्ययन की गलत आदत जो भी है। अगला प्रश्न है 64 नंबर की यदि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित बच्चा है, तो आप नीरज को क्या करेंगे भाई, तो निचले स्तर से कार्य की छूट दे देंगे, क्या करेंगे, गलत बात है। उसके माता पिता से उन्हें दैनिक कार्यों को करने में सहायता करने को कहेंगे। नीरज के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, बिल्कुल सही, है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर, कह रहा है आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करेंगे। हाँ, इस प्रकार का भी बच्चा होता है ना, कि जहां आप डांटे तो ले वही तैयार हो जाएगा लड़ाई करने के लिए। तो आप उसका विद्यालय से नाम कटवा देंगे, गलत बात है, ऐसा काम नहीं करना है। उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, ये भी गलत बात है, गृह कार्य देंगे, है ना। उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा ना करे, ऐसा भी नहीं करना है। कक्षा में शांत खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, है ना, ये कार्य करना है हमें, डी नंबर। अगला प्रश्न है 66 नंबर की, यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे। तो अन्य समान बच्चों के साथ करवाएंगे, बिल्कुल सही है। विशेष विद्यालय में करवाएंगे, बिल्कुल गलत है। विशेष विद्यालयों में ये भी गलत है, विशेष विद्यालयों में ये भी गलत है ना। अन्य समान बच्चों के साथ ही हमको उसको क्या करना है, समावेशी शिक्षा देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, कह रहा है बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि बताना है दोस्तों। रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी या फिर प्रायोगिक विधि। क्या होगा, तो 67 हो जाएगा केस स्टडी, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर की, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो वर्तमान समय मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। तो वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर। 69 है कि एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त क्या होती है, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, इसको कहेंगे दोस्तों समाज मीति विधि, है ना। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है एक समाज मीति विधि, है ना। एक समूह की बनावट कैसे होगा, समाज से ही होगा। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर, कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, है ना। शिक्षा जो है मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया या फिर शैक्षिक मूल्यांकन, खेलने का प्रशिक्षण या व्यक्तित्व की स्थापना। आंसर हो जाएगा दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन, है ना। अगला प्रश्न है आपका, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं ना। हमारा चैनल है दोस्तों कैरियर परिवार,
है ना। कैरियर परिवार हमारा चैनल है जहां आपको PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। इस नंबर, अब ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 71 नंबर कह रहा है 75 सवाल देखेंगे टोटल, है ना। टोटल 75 सवाल होगा। निम्नांकित में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? तो खेल पर आधारित विधि कौन सी नहीं है? मॉन्टेसरी विधि तो खेल पर है, डाल्टन विधि भी दोस्तों खेल पर ही है, और किंडरगार्टन तो खेल पर है कि नहीं? तो इसका हो जाएगा व्याख्यान विधि दोस्तों, ये खेल पर आधारित नहीं है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर, कह रहा है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ना, कह रहा है कि शिक्षा जो है किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन जो है शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ तो है ही नहीं, क्योंकि कह रहा है किसी एक निश्चित स्थान पर, तो विस्तृत कहाँ से होगा, है ना। शिक्षा का वास्तविक अर्थ भी नहीं है, आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा का संकुचित अर्थ ये है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बालकों में क्या होती है? प्रेरणा देने से क्या होता है? बच्चे सीखते हैं, है ना। व्यक्तियों में विभिन्नताओं में कमी होती है, बिल्कुल गलत बात है। कमी कैसे होगा भाई? वृद्धि में होगा। कह रहा है कि शारीरिक विकास होता है, प्रेरणा से शारीरिक विकास थोड़ी होता है। अनुशासन की भावना का विकास होता है, ये आपका सही हो जाएगा। सामाजिक गुण का सीमित रहता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 74 नंबर, 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रेरणा की विधि नहीं है? प्रेरणा की विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? रुचि, सफलता, अनुशासनहीनता। रुचि तो है, सफलता भी है, प्रशंसा भी है, अनुशासनहीनता नहीं है, तो नहीं पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न है 75 नंबर की, प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, ये किसने किया था? मैस्लो महोदय नहीं किए हैं, ये गोल्डस्टीन भी नहीं किए हैं, स्किनर भी नहीं किए हैं, हेनरी मरे के द्वारा किया गया है। तो कैसा लगा ये टेस्ट हमारा? अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करना है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा जो न्यू बैच है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो गया है ना। 1 तारीख नहीं, 6 तारीख से ये स्टार्ट हुआ था। अभी मात्र इसमें 5-6 क्लास हुआ है दोस्तों, है ना। तो इसमें आप जुड़ सकते हैं, और पीछे की जितनी क्लासेज हुई है वो आपको मिल जाएगा। PDF भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, DLED वाला, है ना। सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। और जो डेली क्लास होती है कितने बजे से? रात में 9 बजे से, है ना। तो रात में 9 बजे से होती है, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा, है ना। बाद में भी क्लास देख सकते हैं, अगर किसी दिन क्लास छूट गया तो बाद में भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। इसमें DLED समान अध्ययन दोनों होगा आपका। जो न्यू टीचर हैं उनके लिए 399 चार्ज लगेगा, मात्र 399 में दोस्तों आपकी पूरी तैयारी होगी गारंटी के साथ, है ना। आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। और जो पुराने शिक्षक है अगर फिर से नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र उनको 201 पे करना होगा। ठीक है, कैसे पे करना है तो आपको पता है कि ये नंबर हमारा दिया गया है, फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा, है ना। और पेमेंट करने के बाद क्या करिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर आपको भेज देना है, ठीक है। तभी ना आपको हम ग्रुप में जोड़ेंगे, है ना। भेजिएगा आप स्क्रीनशॉट, तब ना। बहुत सारे लोग पेमेंट करके भूल जाते, भूलते काहे हैं? आपने पेमेंट किया है तो आपको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, तैयारी कीजिएगा तब ना, इसीलिए नहीं किए हैं। तो आप भूलिए नहीं, पेमेंट करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर हमको भेज दीजिए, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सके और फिर आपको PDF दे सके, ठीक है। जो भी PDF दिया जाता है उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, अपने ड्राइव में सेव कर लेना है, ताकि वो जिंदगी भर आपके पास सलामत रहे, है ना। जब भी आपको इच्छा करे उसको आप पढ़ सकते हैं, खोल सकते हैं। अगर आपको इच्छा करे उसका PDF निकालने का, है ना, प्रिंट निकालने का, तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आज की क्लास। जाते जाते एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।